हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए बिहार बोर्ड 2025 का फिजिक्स की मॉडल सेट आज सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। आपसे जरूर उम्मीद करेंगे कि हर क्वेश्चन को आप बारीकी से सुनते हुए, हर टॉपिक को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपको सहायता मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की जो सेशन होगी ये बिहार बोर्ड मॉडल सॉल्यूशन है, जो बहुत दिनों से आप लोग इंतजार में थे कि अब सॉल्यूशन होता तो अच्छा होता। तो आइए आज उस इंतजार की घड़ी को समाप्त किया जाए। देखिए, आज की जो सेशन है स्पेशली ये आपके लिए एक ऊर्जा का साधन होगा, और साथ ही साथ आप जुड़ने के लिए मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सकेगा अपने नियरेस्ट स्टूडेंट के पास यानी अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक वर्ग के 3 शीर्षों पर समान आवेश रखे गए हैं। यानी सबसे पहला क्या कहा, एक वर्ग है, तो पहले वर्ग बना लेंगे। वर्ग के प्रत्येक कोनों पर आवेश रखे गए हैं। जहां से भी आप नंबरिंग काउंट करें, कर लीजिए कितना, Q1, Q2, Q3, Q4। अब कह रहा है यदि Q1 और Q2 के बीच बल 1 और 2 है, ये ऐसा भी होता, 1 और कितना है, 2 है, यानी यहां पे नाम आएगा F12। साथ ही साथ कितना कह रहा है, 1 और 3 के बीच में 1 और 2 लगा दिए। यहां देखिए ऑर्डरिटी गड़बड़ा गया है, यहां होना चाहिए Q3, यहां कितना, Q4। तो 1 और 3 के बीच की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये लाइन चलेगा, ये विकर्ण हो गया, डायगोनल। तो इसमें जो साइड दिया गया है इसको हम मान ले रहे हैं R है, और इसको लिया जाएगा कितना, √2R। तो पहले यहां पे कितना आएगा, F13 आएगा। तो सबसे पहले F12 बराबर कितना होगा, के 2 चार्जेज हैं Q1 Q2 बाई, साथ में कितना होगा, अगला टर्म में इसका आ जाएगा R²। ठीक है, सेकेंड समझिए, F इसके बाद कितना हुआ, 13, यहां पे के 13 बाई कितना, R²। लेकिन यहां पे जो दिया गया है सबसे पहले कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक पे चार्ज जो है इक्वल है, इसलिए यहां पे KQ² बटा R²। यहां √2 का R का स्क्वायर है, K होगा Q² बाई कितना हो जाएगा, 2R²। जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, F12 है, F13 है, यहां पे रखा जाएगा तो कितना, KQ² बाई R² बाई KQ² बाई 2R²। इसमें आंसर आ जाएगा 2, यानी 2:1। तो ये ऑप्शन सही है बी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत तो हो चुकी है आज के मॉडल सेट का, यानी जो बिहार बोर्ड द्वारा 2025 के लिए दी गई है। अब यहां पे कह रहा है कि एक धात्विक चालक है जिसके गोले पर इतने इलेक्ट्रॉन हटाए गए, कितने, 10 पे पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया। अब कह रहा है हटाया है, इसका मतलब कैसा है, पॉजिटिव है, यानी आंसर सीधा सा होगा या तो ए और सी। अब यहां पे टर्म होता था Q बराबर Na। अब n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले 10 पे पावर 14, इधर आएगा 1.6 गुने 10 पे पावर -19, ये 1.6 गुने 10 पे पावर -5। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, क्योंकि यहां माइक्रो में आंसर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुने 10 पे पावर -6, मतलब 16 माइक्रो कूलम। यानी आपका ऑप्शन जो सही होगा
ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। एक मिनट, यहां पे देखिए क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पे पावर -6 कूलम। यानी ओवरऑल बिहार बोर्ड की क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है कि अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा और दोनों टॉपिक में न्यूमेरिकल के माध्यम से ही क्वेश्चन का क्या हो रहा है, सॉल्यूशन। चलिए आगे की तरफ बढ़े, पूरा देख लीजिए क्लियर कट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं, समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप भी इसे टिक कर सकते थे आसानी से, ये 90 डिग्री होगा ग्रीन बटन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, इसमें Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक, यानी कि सबसे पहले एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, तो सबसे पहला बात इस गोले की त्रिज्या R दिया गया। ठीक है, के केंद्र के बाहर, इस केंद्र से बाहर की बात किया जाए, बाहर में दूरी पर विभव क्या होगा, यानी x। इसका मतलब हुआ x बड़ा है किससे, R से, और यहां पे निकालना है विभव, राइट। तो इस कड़ी में ये वैल्यू कितना होगा गोले के बाहर, तो यहां पे कितना लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q/R लिखते हैं। इन इसके जगह ऑप्शन में k है, साथ में q है और डिस्टेंस कितना है, x है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहां पे ऑप्शन बी होगा। अगर इनसाइड होता तो कहानी अलग होती, लेकिन ये किसना है, गोले के बाहर है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलिए, अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक अल्फा कण। देखिए पहले, अब तो आप लोग पूरी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अल्फा कण को समझना आसान होगा। कैसे कि अल्फा कण यहां पे लिखेगा, जैसे सपोज दैट अल्फा कण की बात कर रहे हैं, तो यहां पे z, यहां a, अगर अल्फा निकाल रहे हैं तो यहां बनता है y, साथ ही साथ z-2 a-4, साथ ही साथ हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है, हो गया। अब इसमें निकालना है कितना, कह रहा है कि इससे त्वरित किया जाता है, तो त्वरित करिएगा तो गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, एनर्जी, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, Q इंटू V। और इसमें जो चार्ज का टर्म है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 2, और इसकी वोल्टेज कितना दिया गया है, 200 वोल्ट, 200 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले एनर्जी को मेजर करता है। ये बोर्ड, बिहार बोर्ड में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाट, तो सीधा आंसर होगा एनर्जी। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो अगर आप जानकारी में रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, -19 जूल। ये एक क्वेश्चन, मतलब अगला जो बात आ गई इसमें तो बता दिए आप, ऐसे आपको जानकारी होगी। ऐसे यहां पे जो ऑप्शन है इसमें कितना है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर आपका है, बहुत ही बच्चा सा, ये तो बवाल मचा दिया भाई, सामने से ऑप्शन देख के कभी कभी टिक हो जाता है, लेकिन पहले बात को करेंगे कैसे। कर सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, हो गया ना भौकाल। अब इसमें जैसे ही अगर संग्रहित ऊर्जा की बात करें कैपेसिटर में, तो सब लोग सीधा अटैक करते हैं, सर U बराबर होता है ½ CV²। चलिए करेक्ट आंसर इसमें बहुत जल्दी आ गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब यदि आप रीजन के साथ निकाल रहे हैं, कोई भी बोर्ड रहे, आप धज्जियां उड़ा दीजिएगा। और ऐसे भी अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो हम तो हर एक टॉपिक, हर एक टर्म की चर्चा कर चुके होते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे बतलाए थे आपको छोटी बूंद और बड़ी बूंद।
कह रहा है कि n एक समान छोटे बूंदे, जैसे ऐसा टर्म था, छोटी छोटी बूंदे कुछ नहीं कर जाती, ये मिल जाती हैं तो एक बड़ा बूंद बनाती हैं। तो अगर बनाती हैं तो यहाँ दो कंडीशन बताए थे, कैपेसिटर भी निकाल सकते थे n 1/3 इंटू सी, और यहाँ पे भी निकालेंगे n 2/3 इंटू भी। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है पोटेंशियल वी हो, इन आपको यदि आप अपने कॉपी को रीड किए होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर बताए हैं, और जजमेंट बहुत अच्छी चीज है। क्या होती है, हमें खुशी इस बात की होती है कि हम हर टॉपिक आपको बता चुके हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा सर? डी। क्लियर है? हाँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये कैपेसिटर का रूल है, जिसमें आप लोग याद करते हैं 20 माइक्रोफैराड, वो ऐसा वाला क्वेश्चन ऊपर वाले टर्म के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा पोटेंशियल के लिए? तो सीधा सा बात आया, इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां मिलाइएगा, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, ओहो, अब पैरेलल प्लेट है। अब पैरेलल प्लेट के बारे में आप जानवे करते हैं क्या, कि इसमें दो प्लेट होते हैं और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि दूसरे प्लेट पे कैसा? निगेटिव। एक प्लेट पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव, और एक प्लेट पे चार्ज कैसा है? निगेटिव, यानी दो प्लेट है। कहता है यदि संधारित्र पर कितने यहां दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है तो नोट कर लेंगे, चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब 1 माइक्रोकूलम है तो इसका वैल्यू क्या लिखिएगा? 1 × 10⁻⁻6 कूलम। कहता है कि इस पर बल कितना होगा? बात सही है, F बराबर Q × E है। Q का मान कितना है? 1 × 10⁻⁻6 है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये फेरे में फंस जाते हैं, और बहुत लोग ट्राई किए होंगे। तो इस पर देखिए, ये कितना दिया है? 10⁵, लेकिन कितने के लिए दिया है? दोनों प्लेट के लिए है ना, यही बात के लिए तो यहाँ पे दोनों प्लेट बनाए हैं, यहाँ दो प्लेट है सर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रत्येक प्लेट पर बल। बड़ी बारीकी से सर्च करिएगा, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर बल, अब प्रत्येक प्लेट पे बल का मतलब 1/2, साथ में कितना? 10⁵ हो गया। मतलब पहले पूरे के लिए दिया हुआ है, यहां पूछा जा रहा है प्रत्येक का बल कितना होगा। देख लीजिए, अब सीधा सा टर्म आ गई। थोड़ा थोड़ा मैटर को ध्यान से समझना होता है, और जो समझ गया भाई बस क्लिक करेक्ट है, और नहीं हबड़ा गया तो फिर दिक्कत। जैसे लोग हौकाल बना के रखे हैं, भौकाल बना दिए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? आना तो चाहिए, और आ जाएगा तो सॉल्यूशन तगड़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये कट जाएगा तो 0.5 × 10⁻⁻1 यानी 0.05। ठीक है, कोई चेक है ये इसमें? हाँ, इसमें करेक्ट आंसर है आपका बी। क्लियर है यहां तक? तो चला जाए नेक्स्ट टर्म के तरफ। देखिए, पहले सारी कंडीशन, सारे रूल पढ़ते हुए हर क्वेश्चन के तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका परफेक्शन अच्छा रहेगा। देखिए, यहां पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे हम आंसर भी करेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में एक बात बता रहे हैं। ठीक है, ये सीधा टिक कर दिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी है और यम है, आघूर्ण वाले धारा पास है तब। लेकिन ये 3 गो टॉपिक याद रखिएगा। टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। ये सिर्फ हम चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि हम बिहार बोर्ड का मॉडल सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें साथ में कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनकी जानकारियां आपको होना चाहिए। यम क्रॉस बी हो गया पहला। सेकेंड होता था वर्क बराबर mb, कि हम तो हर बार कहते हैं बाबू, यदि आप कोई सॉल्यूशन करते हैं, उस सॉल्यूशन में 2 कदम आगे देखो और 2 कदम पीछे। और आप मेरे से पढ़े हो तो उस कंडीशन में तो पक्का 4 पेज आगे 4 पेज पीछे। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देकर जाता है,
समझ में बात आ रही है क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए ध्यान से टर्में कैसे टूट रही हैं, कैसे जोड़ा जा रहा है इसको। एनर्जी देखिए कितना था, माइनस mb cos थीटा। यानी आए थे तो ये करने, लेकिन साथ में फोकट में मिल गया, इसलिए 3 पेज आगे 3 पेज पीछे। ये मैग्नेट का क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां क्या दे रहा है? कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको ऐसे क्वेश्चन को बारीकी से समझना भी चाहिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए यहां टाइम पीरियड होता है, यहां पर होगा 2 पाई, साथ में कितना आई बटा में कितना लिखेंगे mb। थोड़ा मीनिंग समझेंगे स्टेप टू स्टेप। कह रहा है कि इसमें b का वैल्यू को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यहां b के वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं, तो t का वैल्यू क्या करेगा, यहां पे इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा है अगर b का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चन हैं, अगर लेकिन हाँ फिर भी बोल रहे हैं अगर 4 क्वेश्चन बनाते हैं आप लिख लिख कर बनाएंगे, कभी गलती नहीं होगी, कॉन्फिडेंस इतना बना रहेगा पूछो मत। ओके, क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर, यहां बढ़ता है। हाँ, ये t बराबर होता है 2 पाई रूट में कितना i बाई mb, और इसमें I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि डिक्रीज कर जाता तो क्या होता, सीधा सा बात, डिक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देख, क्वेश्चन की ऐसा नहीं है कि इस बार का जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन को थ्रो आउट किया गया है, मतलब आइए चला दीजिए, नहीं, क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से प्रत्येक चैप्टर को समावेश करके न्यूमेरिकल के साथ दिया गया। निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है। देखिए औरक्त किरणों के लिए होता है, सीधे पहुंच गए इस पर। हाँ, ये करता क्या है, सिंपल सा, तो ये करता क्या था, पौधे को गर्म रखने का काम करता है। बताए भी थे, पौधे को गर्म रखने का कार्य करता है। ठीक है, यानी सीधा सा बात है कि ये पौधे उगा करता है, गर्म करने का कार्य करेगा। हाँ, अब ये नहीं है कि हम औरत बता दिए, बाकी आप छोड़ देंगे कि हम तो एक ही लाइन बोलते हैं इनके बारे में। सर जीकू है ना, भीम बार के साथ लगा लो। अब यहां पे अगर सातों की अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो यहां आंसर करना बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चला जाए। अब क्या कह रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग ई x अक्ष के अनुदिश h में z अक्ष, सबसे अच्छी बात है कि यहां पे तो कह दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंग, जनरली हम लोग E और B को साथ जानते हैं, किसको जानते हैं, E और B को साथ जानते हैं, लेकिन सीधा बात यहां कह रहा है h चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जेड अक्ष के साथ है, और जेड अक्ष के साथ होगा तो सीधा सा बात हुआ कि जेड के साथ होना मतलब जेड ये प्लेन तीसरे प्लेन पर होगा, तो ये किसके एलोंग जाएगा, वाई के। लेकिन अगर ठीक है एलोंग वाई जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है मेरी राय में, यहां पे अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जिस प्लेन पे जाएगा वो जेड प्लेन होगा, जेड प्लेन के कैसा आएगा, अपोजिट वाई एक्सिस होना चाहिए। मेरा थॉट है, आप अपना चेक कर लीजिएगा, ऐसे हम करेक्ट कर रहे हैं, वाई अच्छी क्लियर है। हाँ देखिए, पहले बताते हैं आपको कि क्वेश्चन में कतई जैसे बहुत बच्चा क्या कर रहा है कि ई क्रॉस बी के समानांतर, ठीक है ई क्रॉस बी के समानांतर है, लेकिन क्या यहाँ ई यहाँ बी दिया है, क्या यहाँ बी दिए गए हैं, तो नहीं। कह रहा उस तल के पीछे है, उस तल के कहां है, पीछे, तो किसके एलोंग चलेगा,
y के अलोंग, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे y अलोंग के पीछे। आगे आइए। क्या लोग कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की कोई अर्थ नहीं बनता। देखिए क्वेश्चन है, बेतार के तार, पहला ही पेज पे हम चर्चा करवा रहे थे और पहले पेज पे बोले भी थे कि सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, कह रहा है वायरलेस टेलीग्राफी, और वायरलेस टेलीग्राफी बताए कौन थे? मार्कोनी। ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी कौन बताए थे? मार्कोनी। चलिए, बड़ा सिंपल सा टर्म था। अगला दिया है, अब ये वाली बातें तो मत कहना कि भौकाल है, ये बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है। कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, पहला बात, जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम, ये तो अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन। अब कहिए कैसे? कह रहा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे हम लोग बहुत सारे कंडीशन पढ़ते थे, कहते थे कि सघन माध्यम से कि विरल माध्यम से। तो सीधा सा बात, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, मतलब देखते देखते आंसर हो गया। बहुत ही सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कौन सा? रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, चलिए। हाँ, किसी बच्चे को ये लग जाए कि किसी क्वेश्चन का कम एक्सप्लेनेशन किया गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि हम उसे करेक्ट करके, या किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आपको बता सके। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता है? चमक तो भाई एक ही वजह से होती है, जिसका नाम है TIR। शॉर्टकट टर्म है चमक। जैसे हीरे का चमकना भी इसी के कारण होता है, TIR के कारण। कह रहा किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता है? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां देख के मत घबरा देना कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिया है, दोनों का तो अर्थ है ना क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में जब आप रीड करिएगा, कभी कभी कि हिंदी से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, एक सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहां पे दिया हुआ है बाई कन्वेक्स। इसमें देखेंगे हम इंग्लिश क्यों पढ़ दिए हैं, यहां तो दिया था। तो बाई कन्वेक्स का मतलब हुआ यहां पे कि R1 बराबर है किसके? R2 के, और साथ में ये दोनों का वैल्यू सेम है। पहला का कितना लिखेंगे? 20, और दूसरे का कितना है? -20। ये कौन सा टर्म होगा? लेंस मेकर, कि यहां पे म्यू का वैल्यू दिया गया है 1.5। तो 1/f बराबर म्यू -1, 1/R1, 1/R2, राइट। अब बताइए यहां पे कितना आएगा? 1.5 माइनस 1/20 माइनस 20, ये हो जाएगा 0.5, इधर हो जाएगा 20, ये 1 + 1 आएगा 0.5, ये हो जाएगा 10, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब इसमें कितना आया सर? F बराबर 100/5, ये आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। परफेक्ट है। ये है बाबू लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो अगर आपने कॉपी रीड किया है किसी भी टीचर के, आप पढ़े होंगे, अगर बेहतरीन टीचर होंगे तो शायद बहुत सारे टॉपिक आपको बताए होंगे। ये इंडिकेशन है कि हम हर क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को भली भांति समझें। ऐसे भी इस चैनल पे अब यहां से एग्जाम फीवर के तहत, यानी एग्जाम के की तरफ वर्क करते हुए पर डे आपको कुछ लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन दी जाएगी, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए, अब बताइए अगर कोई लेंस पानी में डालिएगा तो क्या उसकी बिहेवियर टर्म चेंज होगा? नहीं।
जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या किया गया है, जैसा भी डालते हैं तो उसमें क्या होगा, ये अभिसारी लेंस की तरह रहेगा। कैसा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कि 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, देखिए यहां हिंदी में छूट गया है, यहां होगा -30 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में कितना है कि एक दूसरे से सटे हुए हैं। सटे हुए हैं तो क्या लिखिएगा, 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f3। अब बताइए 1/f1 के लिए क्या लिखिएगा, 1/20, 1/30, 1/60, एलसीएम 60, 3, 2, 1, ये कितना होगा, 2/60 आ गया। कटा दीजिएगा तो 1/30 आ जाएगा, और F बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। हाँ, अब ऐसे भी क्वेश्चन को बड़ा सिंप्लिसिटी से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल की लग गई है झड़ी बिहार बोर्ड में के मॉडल सेट में। परीक्षा में अगर ऐसा हुआ, इससे पहले ये आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो सीधा लिखेंगे F/F। अब ये कितना दिया है, 20/2, कट जाएगा तो कितना आएगा, 10। तो ठीक है, क्लियर। हाँ, थोड़ा सा आप भी बनाते रहिएगा, ये नहीं कि बस खाली देख के ऑप्शन याद कर लिए। हर क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है किसी बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक को समझते हुए आगे चलेंगे। कारण निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं किस ऑब्जेक्ट को, नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता है। और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, क्लियर है। इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती थी, 25 सेंटीमीटर। यहां आइए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो यहां देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, आप रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब पहले उल्टा होता है, अब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी ऐसा है कि अगर उल्टा होता है तो अपने को सारी चीजें सीधा कैसे दिखती है, क्योंकि हमारे पास भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ब्रेन, वो उसको चेंज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे आंसर कितना होगा, वास्तविक और उल्टा। कंफर्म है। चलिए थोड़ा तेज किया जाए। अगला टर्म क्या है, कहता है एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश की न्यूनतम विचलन अवयव होता है। और प्रिज्म की बात किया है तो सबसे पहले तरीका समझिए कि यहां पे लाल जो रंग होता है इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहां पे तरीका सोचिएगा तो यहां म्यू है, अब बराबर 1/λ है। कह रहा है जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा, और अपने को चाहिए मिनिमम डेविएशन। और इसके कंडीशन में डेविएशन का फॉर्मूला होता है μ-1 × a, पढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अगर μa का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखा जाए।
अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो सीधा बात बताइए, रेड वायलेट कलर का ज्यादा होगा जबकि रेड कलर का कितना कम होगा। और आपको निकालना क्या है, मिनिमम। तो इस कड़ी में ये मिनिमम कौन होगा, तो ए लाल रंग का डेविएशन कितना हो जाएगा, कम। इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर किधर होता है, नीचे। एक रीजन के साथ आपको दी जा रही है। आगे चलिए, फिर वही क्वेश्चन है, कह रहे कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण क्रांति कोण, एक क्रिटिकल एंगल होता है C बराबर 1 में साइन C, साइन म्यू होता है, कंफर्म है। और म्यू का वैल्यू किसका बड़ा है, देखेंगे फिर से, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ पे रेड कलर का क्या होगा, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा वायलेट कलर से। तो इसमें किसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा, जिसका यहाँ न्यूनतम निकालना है, जो यहाँ पे मोर होगा वो यहाँ डिक्रीज करेगा, और जो डिक्रीज करेगा वो कैसा कर जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें से कौन सा टर्म आएगा, न्यूनतम निकालना है। जैसे यहां पे रेड कलर का हो गया, तो यहां पे ये इंक्रीज कर गया कि डिक्रीज, लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो ये अगर इंक्रीज कर रहा था तो यहां पे ये कैसा डिक्रीज। अगर यहां ये डिक्रीज करेगा, एक रीजन लिख रहे हैं, ये डिक्रीज किया तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेड पे हम चर्चा कर दिए। अब आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल किसका कम होगा, राइट। आइए सेकेंड वाला भी लिख देते, परेशान हो जाइएगा आप लोग। यहां पे देखिए म्यू ऐसा लिखे, कह रहा है कि इसमें वेवलेंथ लेस है, कम है, किसका, वायलेट का। तो इसका वैल्यू कितना होगा, मोर होगा। अगर यहां पे अगर C लिखते हैं 1 में साइन C, और यहां पे क्या हुआ कि जो C का वैल्यू है, यही म्यू का वैल्यू है, यही अधिक हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अगर यही मोर हो गया तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा, राइट। क्रिटिकल एंगल निकालना, क्या हम सही चल रहे हैं, चेक करिए फिर से। यहां पे रेड कलर का वायलेट कलर का वेवलेंथ, वायलेट का बात कर रहे हैं यहां पे, एक मिनट, वायलेट का कम हुआ, वायलेट का कम तो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अधिक होगा। अगर यहां अधिक हुआ तो इसका वैल्यू लेस होगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 33 का। तो इसका हो जाएगा बैगनी रंग का, और करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हो लेकिन तगड़ा हो, सॉलिड। कहते हैं ना एकदम जोड़ बहुत तगड़ा हो फेविकोल की तरह, वैसा ही पढ़ाई भी तगड़ा होनी चाहिए। अब प्राथमिक इंधनुष बनता है सूर्य के किस में। अब यहां पे तो सीधे निकल जाएंगे, 2 बार अपवर्तन, 1 बार कितना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन यही टॉपिक चेंज होता कब, अगर यहां पर होता सेकेंडरी तो मैटर यहां चेंज हो जाता, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार वर्ण का निर्णायक कौन होता है। बिल्कुल सटीक है, लीडर वही होता है जो जिता दे, कप्तान। और यहां बोलते भी थे कप्तान ही बड़ा स्ट्रांग होगा, तो यहां कप्तान कौन है, फ्रीक्वेंसी। इसमें तो शक का बात नहीं है, कहते हैं लीडर वही है जो जिता दे, यानी सीधा सा बात है, इसमें क्या नहीं बदलता है, तो सबसे पहले बदलता क्या नहीं है, फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट चलिए, अज्ञात आकार वाले, थोड़ा अब चर्चा ही कर लेते हैं। यहां पे मन मानता नहीं है भाई, प्लेन है, अब क्या करें। अब तो आप कहिएगा अज्ञात, बहुत दूर से। अरे सोर्स कहीं भी हो, सोर्स कोई भी हो, लेकिन अगर सोर्स कहीं भी रहेगा, अगर मान लीजिए ये हो गया गोलीय, राइट। अब यहां से अज्ञात रीजन,
तो सीधा सा बात, ये कैसा होगा, प्लेन। अब प्लेन होगा तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। निशाना कहीं और है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कह रहा है सूरज से दूर चले जाएं तो क्या पाएंगे, अज्ञात। इसमें क्या होता था, रेडियस इंक्रीज कर जाता है, और रेडियस इंक्रीज करने से वेव फ्रंट कैसा दिखता है, प्लेन, समतल। चलिए अब देखिए, या दो स्रोतों के कला संबंध हर क्वेश्चन को बारीकी से पूछी गई। और इस बार की बिहार बोर्ड ने बहुत सारा सिंबॉलिक छोड़ के चला गया। कह रहा है कि हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हो, इफ यस जरा कमेंट करके बताना, क्या आप तैयार हो इस सेशन की शुरुआत के लिए, क्या आप तैयार हैं 2025 के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद नई सीढ़ी की शुरुआत होने जा रही है 2025, जिसमें कथा लिखी जाएगी। आप कितने हाईएस्ट पर हैं, क्या शिखर पे चढ़ चुके हैं या शिखर पे चढ़ने वाले हैं, इसकी शुरुआत होने वाली है 2025 में। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आप बताइए इसमें से क्या सही है कोहेरेंट के लिए, यानी कोहेरेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो सीधा सा बात है, कालांतर का वैल्यू नियत होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस भी आपको आना चाहिए, जिससे टॉपिक को समझने में क्या होती है, आसानी। चलिए आगे बढ़िए। रचनात्मक, ओहो क्या बात है भाई, रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए ये तो एक के दिशा में चलेगा। अब हम तो बात ही कर दिए, दोनों एक ही दिशा में, अगर सोर्स चल रहा है एक ही दिशा में, तो जब दोनों सोर्स एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे एंगल कोई पूछेगा जी, 0 लिख के खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे रचनात्मक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, अब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन एंगल कितना 0। और यही होता है डिस्ट्रक्टिव, तो मामला चेंज हो जाता है सर इवन ऑड की कंडीशन में। शायद अगला ही क्वेश्चन इवन ऑड वाला अभी आ जाए। अब बताइए फ्रिंज की चौड़ाइयां की दूरी बीटा। देखिए जैसे ही बीटा दिमाग में आता है YDSC आता है, और यहां पे हम लोग खूब लिखा करते थे d लैम्डा बाई डी, और ये क्रमागत होता था। बेसिकली अगर बात किया जाए तो यहां पे ये बीटा होता क्या था, xn+1 माइनस xn होता था। क्या बातें क्लियर चल रही है? यदि हाँ तो चुने गए ऑप्शन में से चुनते हैं। कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत काली डार्क चमकीली ब्राइट फ्रिंजों के बीच की क्या कहते हैं, चौड़ाइयों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बिल्कुल आगे की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि रचनात्मक की बात करेंगे। देखिए रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव जनरली इवन फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ऑड फॉर्म में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या यहां तक गाड़ियां सही चल रही हैं भाई? एकदम 100% करेक्ट करना किसी तरह की, और ये आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, थोड़ा भी डाउट आता है तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, आपका बहुत कुछ सोल्यूशन कराया जा सकता है। चलिए आगे आ जाइए। ये तो मुंह का बात छीन लिया भाई, फ्रेशनल। आइए थोड़ा इसको प्रूफ कर देते हैं ताकि आपके अंदर डाउट वाली बातें ना आए। यहां देखिए फ्रेशनल में ये ऐसा टर्म है। कह रहा था फ्रेशनल में कि इसका टर्म कितना था, तो सामने लिखते थे थीटा। दो ही था, फ्रेशनल एंड फ्राउनहोफर। इसके आयाम का वैल्यू ए लिख दिए, और ए लिखेंगे तो यहां पे कितना होता था, सेकेंड लाइन थीटा बराबर लिखते थे लैम्डा बाई ए, राइट। और यहां पे थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए बाई जेड। याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो याद करना पड़ेगा। अब दोनों कंडीशन में वेवलेंथ है तो क्या करेंगे, तो लैम्डा ए बराबर कितना, ए बाई जेड। ठीक है, अब यहां पे जेड को इस साइड ला दीजिए, ए को इस साइड, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
बी। एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे परफेक्टली बताई जा रही है। फिर भी अगर कहीं पे डाउट आ गया हो, जैसे ये बताया गया था फ्रेस्नेल विवर्तन एंड फ्रानहोफर विवर्तन, फ्रेस्नेल एंड फ्रानहोफर विवर्तन। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। किरचॉफ का बिंदु नियम, ओहो यहां पे स्किप किया गया है या छूट गया होगा, या देख लीजिएगा, पॉइंट लो। किरचॉफ का दो ही नाम था, एक का नाम था केसीएल जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इसमें एक लाइन होता था, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0, ऐसा बोला करते थे। डेल आई इक्वल टू कितना लिखेंगे तो 0। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ, किरचॉफ का पॉइंट लो है, केवीएल होता तो क्या मारते, एनर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यहां पे कह रहा है विद्युतीय परिपथ में, देखिए सामने बातों कर रहे थे और ये इंतजार कर रहा था कि आप बोल दीजिए, देखिए हम अड़ा देते। कह रहा है कि बिंदु नियम केसीएल की जो चर्चा कर रहे हैं, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। ये सम होता है सर, इसका नाम ही है केसीएल। ओहो, किरचॉफ करंट लॉ। साथ ही साथ इसका एक दूसरा दोस्त भी है, उसका नाम क्या है, केवीएल। तैयार रहेंगे भाई, केसीएल दिया है तो केवीएल भी आपको आना चाहिए। कहते थे आओगे तो हम जाएंगे। संधि पर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, सुनिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं ना, घुमा के देखेंगे। अरे भाई तीनों तो एक ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापते हैं, तो सीधा सा बात ये नापेंगे क्या, प्रतिरोध। हाँ, इसमें 5 रेजिस्टेंस होते थे और इसकी लूपिंग कंडीशन बड़ा अच्छी थी भाई, R1/R2 R3/R4, ऐसा कुछ लाइन हम लोग लिखा करते थे, बड़ा मजे में था ऐसा लाइन। हाँ, हर क्वेश्चन वैसे नहीं है जैसे आप इमेजिन करते हैं, हर क्वेश्चन को जज करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये सामने वाले सर यहां चेंज कर लिए, मानेंगे नहीं, कहते हैं ना मानने वाले नहीं है, उसमें ये टर्न देखिए कितना बढ़िया है। तो यहां पे हम लोग भी मना लेंगे इनको, Q बराबर N, N बराबर Q/E। अब चार्ज का वैल्यू दिया है, लेकिन किसमें, माइक्रो एम्पियर में। तो करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, चार्ज निकालेंगे तो 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, और 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 होगा। अब कितना बच्चा ये सोच रहा होगा, सर जी अचानक ये माइक्रो एम्पियर दिया था, करंट कैसे हो गया। होता है कभी कभी कि ऐसा बातें दिमाग में चलने लगेगा कि सबसे पहले ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। देखिए क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग ऐसा दिया है, यहां से हमने कन्वर्ट किया है किसमें, Q बराबर IT से, ठीक है। आगे देखिए इसका वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कट करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सा बात आएगा 6.25 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻, नहीं यहाँ पे आएगा 6.25, नहीं आ पाएगा। तो आइए प्रूफ कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे छोटी छोटी कैलकुलेशन को लेकर के। ये चल जाएगा आराम से, 13 आ जाएंगे बट्टा में 1.6, इधर से ले लीजिए ना, कोई दिक्कत क्या है। 10 ही रख लेते हैं, 10 ये वाली चल जाएगी। जाओ ना भाई ऊपर जल्दी से, टाइम हो रहा है बच्चों का। तो ये 100 हो गया, तो यहाँ पे 10⁻12 लिखेंगे, 16 लिख देंगे, ये कितना आएगा 6.25 गुने 10⁻12। ओहो, एक लाइन और बढ़ा दीजिए भाई, 0.625 इंटू 10⁻13। क्या आप लोग सोल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ? करते रहिएगा कि हम आपका साथ तब तक देने वाले हैं जब तक परीक्षाएं नहीं आ जाती, एक दिन पहले तक। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए विद्युत हीटर को कौन भूल जाएगा। अब इस पर हम टाइम देने वाले नहीं है, नाइक्रोम।
अब टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है आपको पता होगा कि ये सर मजाक चल रहा है क्या? हाँ जी, बिहार बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, अगर बल्ब रहता तो क्या होता? तो सीधा सा बात है कि टंगस्टन होता। अब ये वाली थोड़ा सा क्वेश्चन में अब बात क्या था कि इस क्वेश्चन को बोलते थे IA। ओहो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा आर त्रिज्या के, लो आर त्रिज्या का, ये तो बहुत सिंपल सिटी से बार बार कहते थे, सबको पता होगा। और हर बार ये क्वेश्चन हम रनिंग करते थे, हमको लगता था कि इस बार आ जाए, आज आ जाए आगे। कह रहा है कि आप बताइए मैग्नेटिक मोमेंट, सर I इंटू ए होगा, और I इंटू ए होगा तो आप ही बताइए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाई 2πr, और साथ में V इंटू ए का मान यहां पर होगा πr²। तो ये कितना आ जाएगा? कटा लीजिए थोड़ा सा मन से। E आएगा, V आएगा बाई कितना आया? E आ जाएगा EV, और साथ में 2r आया। कटाइए, ये आराम से कटाएंगे तो r से r चल जाएगा, इनसे ये चल जाएगा, तो कितना आ गया? EVR बाई 2। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर? ए। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट है। कौन सा मोमेंट है? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते थे I इंटू ए, इसका यूनिट होता था एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी याद रख लिया करिए। करंट, मूविंग कंडीशन था, इसको ऐसा बताया गया था कि मूविंग कॉइल रहेगा तो IA होगा, इसका कंडीशन कितना था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब इसमें और मैग्नेट में अंतर है सर, लेकिन यूनिट दोनों के सेम होंगे, ये मूविंग कॉइल का टर्म है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। EVR बाई 2 याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर टर्म है। अब देखो, कह रहे सीधे धारावाही चालक तार। क्या जी, हर बार एक ही क्वेश्चन, एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज। कह रहा है कि सीधा सा बात, कितना? धारावाही चालक तार। चलो ठीक है, अब ये ऊर्ध्वाधर रखा जा गया है, ठीक है, इसमें अस्थाई धारा ऊपर की ओर चलेगी, तो ये तो बात फिक्स थी। अब कह रहा है अगर ऐसा बात है, देखिए ये आंसर ऑफ द टर्म देखिए कैसे, यहां पे ये ऐसा क्या हो गया भाई? अभी बहुत दूर जाना है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तुम परेशान करोगे तो कैसे होगा? ये अंगूठा ऊपर कर लिए ऐसा, ये कैसे चलेगा? इनवर्ड, राइट। लेकिन यहां पे क्या दिया है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, लो आ गए बेचारे इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर जाएगा सर? नहीं, ही चल देंगे साहब नीचे। बड़ा खतरनाक इंसान है, इनकी नेचर ही कहां चल जाती है? नीचे की ओर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो सही चल रहे थे हम लोग, इन अगला लाइन में कह दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? इनके जस्ट नीचे। कि हम तो लेके चल रहे थे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन साहब आ गए तो कहां चल जाएंगे? नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। चलिए अगला देखिए, वोल्ट मीटर को एमीटर में। अब आप लोग कह रहे हो कि गूगली नहीं खेल रहा है बिहार बोर्ड, बताइए, हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ये साहब कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर से, तो हम बताए थे कन्वर्जन में अंतिम को पकड़ना है, शुरुआत में जो भी रहेगा देख लिया जाएगा। कहते थे समांतर में निम्न क्रम जोड़ते हैं और इसको संट कहा जाता था, याद आ रहा है क्या? कहते थे गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर में क्या जोड़ते हैं? समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे। समानांतर में कौन? निम्न प्रतिरोध। और इसको बताए थे, इसका नाम संट हुआ करता था पुराने टाइम्स में। हाथ देख लीजिएगा, टॉपिक बहुत सारा इंडिकेशन दे रहा है ये बिहार बोर्ड। अब अगला सोचिएगा, कह रहा है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला है गतिमान कराया जाता है, ये भाई धातु का गोला है गतिमान कराया जाता है, तो ये तो सीधा सीधा हो गया जी, एडी करंट, भंवर धारा। अब इस पर भी बहस करोगे तो दिक्कत है। कह रहा है कि हम गतिमान करा रहे हैं, कराइए, जो कराना है सो कराइए, अपना लोग भंवर धारा को दिखा लेगा घुमा घुमा के। सीधा सा बात होता था, बीच में स्पेस हो जाती थी और ये ऐसे चलता था,
याद आ रही है क्या? नहीं याद आ रही है क्या? यहां पे ऐसा बीच का भाग गर्म करेगा तो भाई घूमेगा ना भंवरे। अब भंवरे घूमेगी तो कौन करंट होती थी? भंवर करंट। ये चैप्टर 6 का है सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए आपको तगड़ा, कि हर एक बात दी गई है इस मॉडल सेट में। हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा तो और मजेदार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है किसी धारावाही प्रेरित हो, क्या मजाक है यार, ये डेली डेली करवाते थे आपके क्लास के टर्म में, कहते थे कि हाफ आई स्क्वायर है। यहां सीधा नहीं दिया, घुमा दिया, लो घुमा लेते हैं हम भी, आई स्क्वायर। और ऐसा कोई है? हाँ सर, चारों ऑप्शन में से कोई एक है जिसका नाम कितना है? हाफ आई डी स्क्वायर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ा जाए। अब 42 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाई जा रही है। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक यल है 5 mH हुआ, 5 गुने कितना? 10 पे पावर 3 हेनरी हुआ। करंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 एम्पियर दिया। अब आप बताओ क्या करें? फाई बराबर यल आई होता है, कर दो ना बाबू गुना, बड़ा मस्त चलेगा। एगो यम आई भी था दूसरा वाला में, इसमें क्या है? यल आई है। तो यहाँ पे यल है, तो यल का वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर -3 2, तब 5 दुना के 10 मस्त 10 पे पावर -3, मतलब 10 पे पावर कितना? -2 आएगा, और -2 आएगा तो 0.01। राइट, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और फ्लक्स का तो आप भी जानते होंगे, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ठीक है, देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, लाइव नहीं। कभी का 2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो गया होगा तो देख लीजिएगा। जनरली कि हम फ्लो में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएं, ये उम्मीद के साथ चले हैं। नहीं हो पाएगा तो कल चर्चाएं होंगी। ठीक है, अगला कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य माध्य। ओहो, ये रमेश जी आप आइए ना, यहाँ बचवा लोग का जरूरत है। IRMS बराबर I0 बाई रूट में 2 है। हम थोड़ा रमेश को ऐसे पढ़ते, रूट मीन स्क्वायर IRMS, अब बटा में पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 बराबर 1 बटा में √2। ओहो क्या मस्त है। चलो देख लो, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, ठीक है, 43 ओवर हो गया। राइट, 44 की तरफ चलिए, पहुंच ही गए हैं। अब नजदीक आ चुके हैं। यल आर परिपथ। ओहो, सब परिपथ का है, सब परिवार चल रहे हो क्या? एक ही लोग ना पढ़ रहे हो? तो यहां पे ये जेड होता था सर, जेड बराबर एल आर का क्या होता था? देखिए ये बातें इंडिकेट कर रहा है कि आप पूरा तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात साफ साफ है कि अल्टरनेटिंग करंट का तो हम वाट लगा दिए थे। कहते अल्टरनेटिंग करंट में 3 सर्किट थी सर, RL, दूसरा था RC, तीसरा था LCR। कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 7। हाँ, इसका नाम था AC। अरे भाई AC से DC तक हम लोग पहुंच गए थे सफर करते करते। तो सीधा सा बात, इसमें कौन आया? तो आपका ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे क्या दिया है? कह रहा है कि रूट मीन वैल्यू है। अब इसमें से पिक वैल्यू निकालना लीजिए, कितना है? 60 एम्पियर है। IRM रमेश की जरूरत है इनको, तो कितना? रमेश बाबू आ जाइए, बटा में √2 है, कितना है यहाँ पे? 60 बटा में 2 है, तो इसका आंसर कौन है? ऐसे सब बच्चे अल्टरनेटिव करंट में तगड़े होते हैं यार। ये नंबर का दुकान वाली चैप्टर है ना, और अच्छे कंसेप्ट भी है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन कब आ रहेगा? हमको बड़ा समझ में नहीं आता, क्या फिक्स कर लिया अपना स्थान कि हम अबे करेंगे? देख लो सामने से, कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बस बदल सकता है सर डायनेमो।
डायनेमो है एक ऐसी युक्ति, इसको ऐसे बोलते थे एसी जनरेटर, चलाएंगे जनरेटर प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, नाम होगा डायनेमो। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अगला कहता है प्रत्यावर्ती धारा में, थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अनुनाद है। देखिए इसका मतलब हुआ रिजोनेंस। देखिए हमेशा बात करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन की हमेशा इज्जत हुआ करती है। जैसे इसमें नाम था VL बराबर VC, तब नाम लिखते थे हम, बताइए रिपीट कर रहे हैं कैसे, IXL, इसका नाम हुआ करता था IXL बराबर IXC, I से I चल जाएगा, नाम XL बराबर XC। या आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Z लिखिए R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये साहब चले गए, तो ये कितना आ गया R² मतलब R, और केवल R के लिए, टॉपिक को थोड़ा बोल्डली सोचिए, केवल R के लिए फेजर क्या होता था, ये आगे आगे, तू चल बाबू हम आगे, तू आगे आगे हम पीछे पीछे, और इसका फेजर कितना होगा आप ही बता दो। अब आप लोग अटैक करते हो सीधा आंसर पे, हम कहते हैं अटैक करो ना ऐसे, यहां Z बराबर R हुआ मिनिमम कंडीशन पे, और मिनिमम कंडीशन पे Z बराबर R होगा तो क्या लिखिएगा आप? अब सीधा बताइए, दोनों का फेजर सेम हुआ तो सीधा बात है फाई का वैल्यू 0 डिग्री, और कौन सा करेक्ट करोगे देख लो। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं बाबू थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, किस्मत की तकदीरें लिखी नहीं जाती, उसे बनाई जाती है, और जो हाथों में लकीरें लिखी गई हैं सीमित समय के लिए काम आते हैं। हमेशा फेजर की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। ये देखो इनका धज्जिया उड़ाते अभी, कह रहा है कि यथार्थ और आभासी हो PAVG बराबर बता दो कितना, IRMS VRMS cos फाई। क्या इस बात से सहमत है? इसको कह रहा है यहां पे कि ऐसा है तो सबसे पहले रियल एंड वर्चुअल, तो ये हो गया आपका PT, और इसको भी पावर कहते थे कि P बराबर IV था सर, इसका मतलब था AV का मतलब PA cos फाई, तो यहां पे cos फाई बराबर क्या लिखिएगा PT बटा में PA। आप लोग कहोगे सर वीडियो लंबा जा रहा है, आप बताइए इतना रुकावट के साथ चल रहा है कि हर टॉपिक को बनाना पड़ता है, कि हम बार बार कहते हैं 100 क्वेश्चन काफी होगा किसी एग्जाम को फोड़ने के लिए, लेकिन 100 का 100 कंसेप्चुअल होना चाहिए। वही तो काम किया बिहार बोर्ड ने इस बार। तो आपका ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर? ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन है भाई अच्छा वाला है, थोड़ा थोड़ा देख लो क्या करना है इसमें, कुछ कर दिया जाए इसका कि नहीं किया जाए, देख लीजिए पहले कैसे। कह रहा है कि अब आपको सोल्व करना है, लेकिन सबसे पहले यहां पे क्या लाना है, विद्युत वाहक बल, तो इनको पहले उठा लीजिए, ठीक रहेंगे। आइए जी, साइन ओमेगा टी। अब E0 का मान क्या निकलेगा, E0 का मान 600, राइट, यहां पे 600 दिया है, इसमें नहीं है क्या? नहीं है तो हम रख लेंगे, चलिए ठीक है लास्ट में कर लिया जाएगा। यहां देखिए E0 का वैल्यू आई थिंक सो ये डिमांड कर रहा है 600 है, ठीक है। अगला टाइम दिया है तो साइन लिख दिए, ओमेगा चाहिए अपने को, ओमेगा बराबर होता है 2πf, राइट। इक्वेशन नहीं दिया गया है कि दिया गया है, ये 600 आया कैसे, ये भी तो दिक्कत है। या 600 डायरेक्टली ला दिया गया है, ये भी तो हो सकता था। तो इसमें 600 है, इनको हटाइए, ये कहीं ना तीर का है ना तार के, देख लीजिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये 2π हो गए, एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ का वैल्यू सर 50 दिया गया, तो कितना हो जाएंगे 100π, HZ लिख लीजिए। तो यहां पे इसका वैल्यू 10 दिया है,
साइन है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई है, और साथ ही साथ 1/600। अब आराम से चेक करिएगा, 10 तो ठीक है, साइन है, ये 600 से कट गया, π/6 है, π/6 साइन 30 होता है, और साइन 30 का वैल्यू आप भी जानते हैं 1/2 होता है, 5 वोल्ट आएगा। कोई है क्या? हाँ है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पे 600 लिखा गया था इसलिए चेंजिंग करना पड़ा, बाकी सभी कंडीशन सही है। चलिए अगले टर्म की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा है वाटहीन धारा। अब बताइए वाटहीन धारा क्या होता है? साइन की कोसाइन, सीधा सा बात। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तो मजा लो लोगे, आ जाओ देख लेंगे। तो सीधा सा बात होता है, ये घटक है भाई, यहाँ पे कंडीशन क्या, लोचा क्या नहीं है, सीधी क्या, वाटलेस होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है फाई है, यहाँ आई है, तो इधर में कितना है, तो सीधा बात हुआ आई साइन फाई, और आई साइन फाई को वाटलेस कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी सुटेबल फॉर प्रोपागेशन अक्रॉस द होरिजन बाय स्पेस। देखिए आई थिंक स्पेस के लिए होता है 10 mHz, ऐसे चेक कर लीजिएगा 10 mHz। नेक्स्ट आइए। अब UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ स्काई वेव यानी स्पेस कम्युनिकेशन में होता है। ये किसमें होगा? स्पेस कम्युनिकेशन, व्योम तरंगे। ऐसे आयन मंडल भी देख लीजिएगा, जहां से क्या होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जो रिफ्लेक्ट बैक करके हम लोग तक आता है, उसका नाम होता है रेडियो तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। सामने दिया गया है किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होगा। देखिए हम डाटा ही लिख देते हैं, फाई बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो टेबल दिए थे, याद है? बहुत लोग अपने अपने कॉपी को, जो लोग पढ़े होंगे मेरे से, तो उसमें देखिएगा हम वर्क फंक्शन का एक टेबल देते हैं, उसमें से आप मिलाइए। अगला का वर्क फंक्शन होता है कितना, 2.48 आई थिंक सो, 2.48 राइट। अगला कितना होता है, लोहा है सर, कितना 4 कितना लिखते थे, 4.70 मान के चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिएगा ऐसे, फाई बराबर इसका होता है कॉपर का 4 पूरे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व कर रहे थे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरियम। ऐसे हमने टेबल दिया था आपको, ऐसा नहीं है कि टेबल नहीं दिए थे, टेबल दिए गए थे और उसको भी आप फॉलो कर लेंगे। हमने इसलिए टेबल रख दिया ताकि आप याद रखेंगे, ताकि सोल्व करने में आपको आसानी होगी। अजीब भौकाल है भाई, एक हटता नहीं, एक मजेदार सा आ जाता है। अब यहां पे E बराबर क्या है, Sc/λ है। H के बारे में सबको राय पता होगा, प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। चलिए ठीक है, फोकट का हो गया। H बराबर E λ कितना C, यहाँ क्या लिखोगे ml2 t पे पावर -2, यहाँ कितना L, इसका कितना LT पे पावर -1। अब अगर कट करिएगा तो क्या मिलेगा, ml2 राइट, t पे पावर -1। और करेक्ट आंसर आपका सही है, कौन सा, ए। हाँ, प्लैंक नियतांक की वैल्यू काउंट करते थे हम लोग 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड, क्योंकि ये डाटा भी मिला, यूनिट भी मिला, डायमेंशन भी मिला, इक्वेशन भी मिला। अब क्या चाहिए भाई, एक क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्यूशन होने के बाद। अरे भाई, इतने कंडीशन बताने के बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। देखिए यहां पे तो भौकाली का सब गति पार कर दिया। देखो कैसे लोग बदनाम करके रखे हैं अपने बिहार बोर्ड को, कहते हैं कि ऐसा है कि इस बोर्ड में बहुत सारा न्यूमेरिकल नहीं आता। देखो जेड पे पावर 2 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये है सर काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम ई पे पावर 4 जेड पे पावर 2, 4 है इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसमें अगर आप पावरिटी की बात करिएगा तो पहले 1/2 कॉमन कर लेंगे, एम ई पे पावर 4 जेड पे पावर 2, 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। साहब को बुला दिए। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए ऐसे भी आपको पता था, ये बहुत सारे टर्म में आपको न्यूमेरिकल में भी चर्चाएं की गई थी, तो उसमें भी ये पता था कि काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म से हाफ होगा, तो हाफ होगा तो सीधा सा बशर्ते पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज भी निगेटिव, पॉजिटिव ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सस्ते में मत जाने देना, प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंस देख रहे ना, हर क्वेश्चन में मिली जुली सरकार की तरह नहीं, मजबूती के साथ है। यहां होगा सर बीटा रे, कौन रे, बीटा रे। ऐसे भी तो बीटा निगेटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होंगी? प्रकृति तो इनके पास चांस ही नहीं है। ये पॉजिटिव निगेटिव वाले में आ गए, उसमें तो रेडिएशन रेट होती है। अब देखो, अब कहोगे कि मैजिक ऑफ द कंडीशन है सर, मॉडर्न फिजिक्स से, और यहां सामने सन है सर, और सन में रेडिएशन हम लोग पढ़ते थे, वो इसलिए बना रहे ताकि याद आ जाए आपको। तो आप ही बता दो, सीधा सा नाभिकीय संलयन होगा। कह रहे मिलेंगे और बनेंगे और ऊर्जा मुक्त करेंगे, कौन संलयन? नाभिकीय संलयन, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। 57 के बाद 58, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन, एक एक क्वेश्चन में 2 बार। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड कर सकता है। एक ही क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट का पैटर्न 2 बार हो, ये सिर्फ कारनामा कौन कर सकता है? बिहार बोर्ड, ठीक है। इसलिए तैयारी को एकदम जोर दीजिए, हर टॉपिक को पढ़िए, कहता है। अब ये तो मैजिक का दुकान हो गया सर। आइंस्टीन का इक्वेशन है E बराबर mc स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, कंसेप्ट बड़ा होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। कोई रोक लेगा क्या? नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम यहां थोड़ा एडिट करेंगे कि इसमें जो दिया गया था इसमें थोड़ा सा नमूनागिरी हो गया। ये 18 नहीं है, 1/8 कर लीजिएगा। जहां पे भी लिखे थे रिमेन 1/8 पार्ट, ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसमें से 1/8 होगा। तो इसका टर्म क्या था? n/n0 1/2 t/t, राइट। अब इसमें क्या है, यहां पे ये कितना है? 1/8 रख रहे हैं। ऐसे 1/18 दिया गया, वहां पे 2, इसका t निकालना है, 1000 है। तो आप ही बताइए, 1/2 पे पावर 3, t/1000। ये गलती कैसे, जल्दबाजी कैसा? t/1000, राइट। तो यहां पे आ जाएगा 3 बराबर t/1000, t बराबर आ जाएगा सर 3000। ओहो, टाइम वर्ष। हाँ, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन में एडिट कर लीजिएगा जिसके पास ये क्वेश्चन सेट होगा। चलिए आगे बढ़िए। ये तो भौकाली का सब गति पार कर दिया। क्या करेगा जी इस तरह का कंडीशन दे करके? ये 38 है और ऊपर में 88 है। पहला बात कह रहा है कि आप बता दो प्रोटॉन, प्रोटॉन का संख्या 38 होगा। कह रहा है बता दो न्यूट्रॉन, A माइनस जेड होता है, A माइनस क्या जेड। ये दिया है 88 माइनस 38 बराबर कितना? 50। ओके, अगला कहता है इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 38। कौन सा टेबल मिला सर? टेबल ए इज द करेक्ट। क्या यहां तक बातें सही चल रही हैं?
आप पहुंच गए हैं, बस 9 क्वेश्चन का इंतजार है और एक छोटा सा क्वेश्चन है पीएन जंक्शन में कितने डायोड हैं, दो, कितने सेमीकंडक्टर हैं, दो, क्योंकि एक टाइप कौन है पी और एक कैसा है एन, तो दो अर्धचालक का जंक्शन होता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाला मशीन। देखिए आपको समझाते हैं एक बात, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन इस साहब डीसी को एसी में चेंज कर देते हैं, है ना दूसरा ट्रांसफार्मर। और इनका तो पूछो मत, ये तो फुल भौकाली हैं। कहते हैं कि देख हम हाई वोल्टेज हैं और हाई वोल्टेज को चेंज कर देंगे किसमें, लो वोल्टेज में। कभी मौका मिला तो इन्हें से इन्हें भी मार देंगे पलटी। ये तो माहिर आदमी है, हाई से लो और लो से किसना हाई। इसीलिए तो ट्रांसफार्मर कितने टाइप के थे, दो। शायद हम बाहर निकल चुके हैं, आज असली कहानी पे देख लिया जाए। कह रहा है प्रत्यावर्ती विभव यानी एसी, एसी ओहो, यहां पे क्या चाहिए डीसी, एसी से डीसी देने वाले का नाम क्या है, रेक्टिफायर। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। भाई ड्रीम 11 देखना शुरू कर दो क्योंकि सामने से ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो बताया गया था, देख लो सामने से। कह रहा है कप्तान का दुगुना मिलेगा, क्योंकि दुगुना क्यों मिलता था कि ये ऐसा चलता था, ठीक है। तो इसका ये इनपुट हुआ ना सर, लेकिन आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कैसा मस्त चलेगा, ओहो ओहो डांस म्यूजिक डांस चल दीजिए। तो ये होता था, इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी हुआ 50 का, तो बता दो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 की, ठीक है। तो आपके पास 50 का दुगुना मिलेगा सर, किसमें, फुल वेव में, हाफ वेव में नो चेंज, हाफ वेव में कितना नो चेंज। ड्रीम 11 में क्या कहता है, कप्तान का दुगुना मिलेगा, उसी तरह फुल वेव का भी दुगुना मिलेगा, लगाएंगे 50 मिलेगा कितना 100। चलो आगे बढ़ो। ये कौन गेट आ गया जी, नॉर गेट। देखो सिंबल देख लो एक बार, नॉर गेट। यहां पे ए और बी है, पहले और था तो ए प्लस बी है, और नॉर है तो बार है, और नॉर है तो बार है, क्या लिखोगे अब बोलो। आप लोग कहोगे मैजिक हो गया सर, सब क्वेश्चन हर चैप्टर का आया, बिल्कुल आना भी चाहिए, तभी तो बोर्ड की जानकारियां, बोर्ड की नॉलेज, बच्चों की नॉलेज तगड़ा होता है। ये देखो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी सब निकल जाएगा, यदि आप बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तब। कैसे, देखिए हम सोल्व कर देते हैं शॉर्ट तरीके से। इसको यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो आप इसे प्राप्त करेंगे 6, और इसको करेंगे तो कितना पाएंगे 5, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आया 5 1 2 2 1 2 1 0। ये चल दिए ऐसे, और ऐसा करनामा यहां हो चुका है। क्या बात सही चल रही है, सर जी सिखा देते तो, लीजिए सिखा दिया आज आपने। कह रहा है ये होता है 6 और ये होता है 5, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे मेरा काम था, जोड़ देना, जोड़ करके मान निकाल देना, आप देख लेंगे। हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी हमको 67 में, कि 67 में यहां तक b बराबर, हम यहां छोड़ रहे हैं इसको, होना चाहिए h प्लस m। जैसे आप कॉपी में देखेंगे तो h प्लस m है, ठीक है। अब बिहार बोर्ड समझे कि क्या ये क्वेश्चन सही है कि गलत, लेकिन हम अपने तरफ से आंसर दे दिए हैं h प्लस m, राइट। ये ऑलरेडी इस तरह से सेंट ऑफ पेपर आपको मॉडल सेट में था, इसलिए इस तरह से एडिट किया गया था। कारण नमन कोण का मान 0 होता है। अब बताइए सीधा सा बात, चुंबकीय नमन कोण 0 हो, एंगल ऑफ डीप, ये होता है एट इक्वेटर लाइन, एट इक्वेटर लाइन,
समझ लेंगे विषुवत रेखा पर। अब कहोगे कि सब सर लास्ट में एक क्वेश्चन गलत आ गया, सब क्या? अब जो भी होता हो, अब इसमें हम चर्चा भी कर देते हैं। ये ऐसा होता है, यहाँ पे ये पोल हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये लाइन को इक्वेटर लाइन कह रहे हैं सर, इक्वेटर लाइन। अच्छा, और यहाँ पे एंगल कितना है? तो थीटा बराबर 0, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना है? 90। तो आप ही बता दीजिए, इसको अक्ष तो कह देंगे हम, लेकिन हमने एक करेक्ट आंसर भी आपके लिए लिख दिया। एंगल ऑफ डिप एट पोल पे कितना होता था? तो 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब यहां देखा जाए, मान नहीं जी, मान। तो यहां पे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा है सर mb cos थीटा, और स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और स्टेबल कितना पर होता है? थीटा बराबर 0 पे। तो कितना हो जाएगा? माइनस mb cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस mb। और यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले बी को। ठीक है, हाँ, अब आइए अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 70। और इस तरीके से रेगुलर रूप से इसी चैनल पे आपके लिए मिलता रहेगा क्या? एग्जाम स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड 5 मार्क्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिए जाएंगे। जो बच्चे क्लासेज नहीं कर पाए हैं, यानी कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन बहाना नहीं चलेगा फिजिक्स में इस बिहार में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रेगुलर रूप से क्लासेज करते चलेंगे। अब इसका करेक्ट आंसर हम करते हैं डी। तो कैसा लगा ये क्लासेज, प्लीज कमेंट करके बताना। यहां लिख भी देते हैं, जो बच्चे म्यूट करके देखते हैं, कैसा लगा ये क्लास, कमेंट करके बताना, ताकि हमें एनर्जी मिलेगी आपके कमेंट से, ताकि रेगुलर रूप से क्लासेस चला या नहीं चला, आपने क्लास किया या नहीं किया, इसकी जानकारी हमें मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।